थैंक यू सो मच फ्रेम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब सेफ हैं और हेल्दी हैं। सो मैं स्टार्ट करूंगा अपना प्रेजेंटेशन बाय आस्किंग यू क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीकेंड आपने क्या किया? सॉरी, लास्ट लॉकडाउन आपने क्या किया था? मैंने तो रामायण देखा, महाभारत देखा दूरदर्शन पे, बहुत मजा आया पूरे फैमिली के साथ। इनफैक्ट मेरे को एक बचपन की घटना याद आ गई कि मुझे अभी भी याद है कि मेरे मोहल्ले में सिर्फ मेरे घर ही कलर टीवी हुआ करता था। और सुबह 9 बजे रामानंद सागर का एक सीरियल आता था, श्री कृष्णा, उसे देखने बहुत सारे लोग मेरे घर आते थे। तो एक अलग ही माहौल होता था, खूब मजा आता था। लेकिन ये मैंने रामायण और महाभारत देखते देखते ये रियलाइज किया कि इट हैज लॉट टू ऑफर। इनफैक्ट इंडियन माइथोलॉजी गिव्स लॉट ऑफ इन्वेस्टिंग लेसन्स टू इन्वेस्टर्स। सो आइए देखते हैं कि कैसे इंडियन माइथोलॉजी रिलेवेंट है इन्वेस्टिंग लेसन से। लेकिन पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार करंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है कैसा। So friends, there are over 35 scheme categories and 2000 schemes. ऐसे में हमें चुनिंदा कुछ 5-6 स्कीम्स हमारे लिए चुनने हैं, which is very difficult. अगर आपके पास इतने ऑप्शंस होंगे तो आप चुनेंगे कैसे? The other day when I went to departmental store with my wife to buy achar, we saw 35 variety of आम का अचार, 22 variety of नींबू का अचार. What we did is we end up buying nothing. कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाए हम लोग. In fact, numerous studies shows that if you have too many options, you cannot make informed decisions, right? So इस चीज से हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं? So just like we do online shoppings, हम लोग जब भी फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, शर्ट खरीदने की कोशिश करते हैं, what we do is we put filters. हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा साइज लेना है, कौन सा कलर लेना है, कौन सा ब्रांड लेना है। तो इससे क्या होता है कि एक सिलेक्शन में आसानी मिल जाता है, राइट? किसी भी चीज को चूज करने में बहुत आसानी हो जाती है अगर हम लोग फिल्टर्स पुट करते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड को हम लोग को और समझने के लिए कैसे पैसा बनाना है म्यूचुअल फंड से, हम लोग कुछ माइथोलॉजी रिलेटेड फिल्टर्स हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहला है कि ऑब्सेशन विद स्कीम। सो हम लोग सब जानते हैं कि रावण वाज वेरी ऑब्सेस्ड विद हिज पावर। इनफैक्ट इन क्वेस्ट टू शोकेस हिज पावर ही अबडक्टेड सीता एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा स्कीम अच्छा है और कौन सी स्कीम में पैसा डालें, राइट? लेकिन क्या आप कभी ट्रैवल करते हैं तो क्या आप ये डिसाइड करते हैं पहले कि आपको एयर इंडिया से जाना है कि इंडिगो से जाना है? आप ये पहले डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी डेस्टिनेशन जाना है, राइट? अगर ये तय हो गया कि आपको कौन सी डेस्टिनेशन जाना है तो आप किसी भी फ्लाइट में वहां तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपका गोल क्या है, आपको क्या फ्यूचर में आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको रेगुलर इनकम जमाना है, आपका जो भी नीड है, अगर आपको वो पता चल जाए तो देयर आर मेनी स्कीम्स व्हिच कैन हेल्प यू रीच देयर। ऐसे ही हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं दूसरे लोगों को, जैसे कि दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को किया। उन्होंने शकुनी की हर एडवाइस आंख बंद करके मानी। लेकिन क्या आपको पता है कि शकुनी एक्चुअली मिसगाइडेड दुर्योधन? उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उनकी बहन को एक विजुअली इम्पेयर्ड का लाइफ बिताना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ धृतराष्ट्र, राइट? सो कहने का अर्थ ये है कि इफ समथिंग इज वर्क वेल फॉर समवन, इट डजंट मीन दैट इट विल वर्क वेल फॉर यू एज वेल। अगर आपके किसी दोस्त ने किसी स्कीम में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उस स्कीम में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। तो आप दूसरों को फॉलो मत कीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था महाभारत का। इसमें अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास जाते हैं हेल्प मांगने कि वो उनकी साइड से कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़े। तो कृष्ण जी पहले अर्जुन को मौका देते हैं। जैसे ही सो के उठते हैं उनको अर्जुन दिखता है तो वो अर्जुन को पहले मौका देते हैं। लेकिन दुर्योधन बोलते हैं कि अगर अर्जुन ने आपको सिलेक्ट कर लिया तो मैं तो हार ही जाऊंगा महाभारत का युद्ध। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें दो ऑप्शन दिया। एक तो आप या तो नारायणी सेना ले लीजिए, जिसके पास पूरा अस्त्र है, शस्त्र है, बहुत पावरफुल। उस जमाने का सबसे पावरफुल सेना होता था कृष्ण जी का सेना, विच इज कॉल्ड एज नारायणी सेना। और दूसरी जगह श्री कृष्ण निहत्थे आएंगे। तो उनको ऐसा प्रेजेंट किया गया इन सच अ वे दैट दुर्योधन चोज टू टेक नारायणी सेना एंड ही कंप्लीटली फॉरगॉट द फैक्ट दैट विदाउट एनी डिवाइन पावर, लॉर्ड कृष्णा इज लॉर्ड कृष्णा। वो जिसके साइड भी रहेंगे वही टीम जीतेगी, राइट? लेकिन ऐसे ही आपको भी एनएफओ अगर में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको किसी भी मार्केटिंग गिमिक में नहीं आना है। हो सकता है कि बहुत प्रॉमिसिंग एडवर्टीजमेंट हो उस फंड का, लेकिन आपको एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्ट करना है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो।
ऐसे ही युधिष्ठिर ने अपना धन संपत्ति, इवन अपनी वाइफ को भी चौसर के गेम में दांव पे लगा दिया। अगर उस जमाने में रिस्क एपिटाइट टेस्ट करने का अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट होता तो हो सकता है कि युधिष्ठिर सिर्फ 10% ही पैसा उस दिन लगाते और शायद उतना ही हारते और महाभारत होता भी नहीं, राइट। ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग पूरा का पूरा पैसा बिटकॉइन में डाल देते हैं, और क्या है कि पूरा का पूरा पैसा उनका लॉस हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना है, राइट। आपको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना है। अगर आप पूरा पैसा बिटकॉइन में डाल देंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में आपकी बीवी पक्का आपसे महाभारत करने वाली है। ऐसे ही कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को कि बस फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा। तो टाइमिंग, ये कर्म इस हम लोग का इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, राइट। आप कभी भी टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट ऊपर जाते हैं तो पैसा लगाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट नीचे जाता है तो पैसे निकाल लेते, तो वो टाइम करने की कोशिश करते हैं, दे एंड अप लूजिंग मनी। लेकिन हम लोग को ये नहीं करना, हम लोग को सिर्फ एक अपनी साइड से हम लोग को सिर्फ इन्वेस्ट करते जाना है और एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करना है, और हमें टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करनी है, और फल अपने आप आपको मिलेगा डेफिनेटली। लक्ष्मण जी ने सीता जी को लक्ष्मण रेखा खींच के, राम जी ने उन्हें कहा था कि सीता जी को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, लेकिन फिर भी एक अननोन थ्रेट के कारण लक्ष्मण जी को सीता जी को छोड़ के जाना पड़ा। एंड हमें आगे पता है कि रामायण क्यों हुआ, फिर हमें सब पता है कि आगे रावण जी आया और सीता जी को उन्होंने एब्डक्ट कर लिया, राइट। तो ऐसे ही आपको किसी भी कोई भी नॉइज, मार्केट नॉइज में रिएक्ट नहीं करना है। स्कीम में कभी एनएवी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन आपको एग्जिट नहीं करना है स्कीम। आपको, अगर आपने कमिटमेंट किया है कि आप 10 साल की एसआईपी करेंगे तो आप 10 साल की एसआईपी कीजिए, भले आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर जाए या नीचे जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे रिजल्ट अच्छा ही होने वाला है। तो ये हमने देखा कि हम लोग कौन कौन सा फिल्टर लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड से पैसा बनाने के लिए। अब हम जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना कैसे, इसका भी आंसर इंडियन माइथोलॉजी देता है। एक बार क्या हुआ कि द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्होंने बोला कि आपको एक पेड़ दिखा के बोला कि वहां आपको क्या दिख रहा है। किसी ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने बोला मुझे पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने बोला कि उन्हें सिर्फ एक आंख दिख रही है, वो भी एक पक्षी की आंख। तो उन्होंने अपना गोल आइडेंटिफाई किया और वहां पे अपना मतलब तीर मारा, उनकी आंख में ही लगा, राइट। ऐसे ही आपको भी अपना गोल आइडेंटिफाई करना है इन्वेस्टमेंट के पहले। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लाइक सेविंग फॉर रिटायरमेंट और मे बी क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द लॉन्ग टर्म। मेरा एक गोल है कि मेरे को 3 साल बाद लेह लद्दाख जाना है और 1 महीने में वहां जाके रहूंगा और बुलेट हायर करूंगा और खूब वादियों में घूमूंगा। मेरा ये सपना है और मैं इसको अचीव करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और मैं इसके बारे में सोचता भी हूँ, राइट। अगर आप कुछ गोल आप बनाएंगे तो उसको अचीव करने के लिए आप उसमें रंग भरिए और उसे अचीव करने की आप कोशिश भी करेंगे। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हैं। इसी प्रकार आपको, जैसे अनफॉर्चुनेटली अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता था कि वो भेद भी नहीं पाएंगे और इस कारण उनको अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करना पड़ा। लेकिन कई इन्वेस्टर्स अपना रिस्क एपिटाइट बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको क्या करना है कि आपको पहले अपना रिस्क एपिटाइट समझना है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका 100 रुपए 50 रुपए हो जाए तो भी उनको कोई टेंशन नहीं होता, उनको एक उम्मीद होती है कि नहीं एक ना एक दिन बढ़ जाएगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका 100 रुपए 98 रुपीज हो जाता है तो उनका बीपी बढ़ जाता है। तो आपको इस सिचुएशन में आना ही नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको रिस्क असेसमेंट टेस्ट लेना है। इसके लिए हमने एक अपना बुक भी लॉन्च किया, मेकिंग मनी थ्रू म्यूचुअल फंड। इसमें हमने क्वेश्चनर भी तैयार किया जिससे आप अपना रिस्क एपिटाइट भी समझ सकते हैं। कभी भी इन्वेस्ट करने के पहले उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार की बात है कि भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था महाभारत की लड़ाई में और बहुत दिनों तक ये युद्ध चला, लेकिन भीम जो है वो दुर्योधन को हरा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन को कहीं पे भी आप पार करो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन फिर भीम ने कृष्ण जी के साथ बैठ के बहुत एनालिसिस किया, बहुत रिसर्च किया, फिर उनको पता चला कि उनके राइट थाई का एक अंदर का थोड़ा सा हिस्सा कमजोर है। दूसरे दिन भीम गए और वहीं पे अटैक किया और ये वॉर जीता। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसको इवेल्युएट करने की जरूरत है। आपको देखना है कि वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है बेंचमार्क के अगेंस्ट। अगर कोई लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट करें तो देखिए कि बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 अगर 10% रिटर्न दिया और फंड ने 13% रिटर्न दिया तो ये थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस है, राइट। तो फंड थोड़ा अच्छा है। आपको देखना है कि जो फंड मैनेजर वो स्कीम मैनेज कर रहा है वो और कौन कौन से स्कीम मैनेज करता है और वो कैसे मैनेज किया है।
आपको कॉस्ट देखना है फंड का, राइट। तो ये सब आप रिसर्च बेसिक आप एमफी से भी कर सकते हैं, और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे वैल्यू रिसर्च, आप इनमें भी जाके आप रिसर्च कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान, ये 4-5 लोगों ने मिलके ही रावण को हरा दिया था, पूरी लंका को विजय प्राप्त हुई थी, ये 4-5 लोगों ने मिलके बेसिकली। तो 5-6 फंड्स आपकी लाइफ में बहुत है। अगर आप 5-6 फंड्स में इन्वेस्ट करते तो आई डोंट थिंक कि आपको और किसी चीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि दीज 5-6 फंड्स विल टेक केयर ऑफ ऑल योर इन फाइनेंशियल गोल्स। और ये आप प्लेन वनीला प्रोडक्ट लीजिए, आप फैंसी प्रोडक्ट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप प्लेन वनीला थोड़े 3-4 इक्विटी फंड और 3-4 डेट फंड लीजिए, आपका पूरे गोल अचीव हो जाएंगे। एक बार आपने फंड खरीद लिया, एक बार आपका पोर्टफोलियो बन गया, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू मॉनिटर इट। जैसे द्रोणाचार्य के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन उन्होंने उनमें से सिर्फ अर्जुन ही तीरंदाज बने, उसमें से भीम ही सिर्फ रेसलर बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया और उनको उस तरीके से उनको बनाया गया, राइट। तो ऐसे ही आपको भी अपने इन्वेस्टमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करना है, उसे नर्चर करना है, हर साल उसे रिव्यू करना है, उसका परफॉर्मेंस देखना है कि वो ठीक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं बेंचमार्क के अगेंस्ट, इसे चेंज की तो जरूरत नहीं है। आपको अपना फाइनेंशियल सिचुएशन भी रिव्यू करना है, अगर हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी बच्चे ने जन्म लिया तो उसके लिए शायद आपको और इन्वेस्ट करना पड़े, राइट। तो आप भी मॉनिटर कीजिए अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रेगुलरली। ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इन म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों 5 पांडव तो सिर्फ 5 थे, लेकिन उन्होंने 100 लोगों की कौरवों सेना पर विजय प्राप्त की। क्यों? द मेन रीजन इज एसेट एलोकेशन। क्योंकि युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर जुडिशरी स्किल उनका बहुत अच्छा था, भीम रेसलिंग में अच्छे थे, अर्जुन तीरंदाजी में अच्छे थे, नकुल ट्रेनिंग देते थे एलिफेंट्स को, हॉर्स को, और सहदेव टैक्टिकल स्किल में बहुत अच्छे थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, इसके कारण वो लोग की विजय प्राप्त हुई। इसी प्रकार आपको भी अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करना है तो अलग अलग जगह कीजिए। 10% आप मे बी इक्विटी में कीजिए, रियल एस्टेट में कीजिए, 60% में भी इक्विटी में कीजिए, 30% में भी बॉन्ड में कीजिए, 10% में भी गोल्ड में कीजिए। तो अलग अलग जगह आप एसेट अपना एलोकेट कर दीजिए। एसेट एलोकेशन के बाद आता है, अगर इवन आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया तो आप उसको फर्दर डाइवर्सिफाई कीजिए। जैसे आप उससे लार्ज कैप भी लीजिए, स्मॉल कैप भी लीजिए, मिड कैप भी लीजिए, आप हर जगह उसे इन्वेस्ट करके रखिए ताकि आपको इनफ डाइवर्सिफिकेशन मिले और आपका पोर्टफोलियो का वॉलेटिलिटी रिस्क थोड़ा कम हो जाए, राइट। सो बेसिकली जैसे दुनिया को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश काफी हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप डाइवर्सिफिकेशन विस्तार करने पे फोकस करें। आप अपना रिस्क एबिलिटी देखें, अपना क्षमता चेक करें इन्वेस्टमेंट के पहले, और टाइम होराइजन बिल्कुल देखिए। तो ऐसे ही आप म्यूचुअल फंड में अच्छे से पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड ब्रॉडली आपको चार ब्रॉड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एक तो आप अपना शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर सकते हो। अगर आप एग्जांपल के लिए, अगर आपको 10 साल दूर है आपका फाइनेंशियल गोल, तो आप 80% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20% फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपका गोल छोटा है, मे बी 3 साल का गोल है, तो आप इक्विटी में बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए, आप पूरा पैसा फिक्स्ड इनकम या डेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे ही अगर आपको वेल्थ प्रिजर्व करना है तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में पैसा लगाइए, क्योंकि ये फंड जो है ये आपको एफडी से बेहतर रिटर्न देगा और ये ज्यादा टैक्स एफिशिएंट भी है। ऐसे ही हमने पैंडेमिक में सीखा कि क्यों इमरजेंसी कॉर्पस हमारे पास होना चाहिए। तो हर इंसान को एक अपना जो खर्चा है, जैसे 50,000 आपका खर्चा है ईएमआई अगर मिला के, तो 6 महीने यानी 3 लाख रुपए कैश रखना चाहिए अपने पास। इससे क्या होगा कि हमें कहीं इधर उधर से पैसा निकालने की जरूरत नहीं होगी और हम लोग अपने लिक्विड कैश से निकाल के अपना इमरजेंसी मीट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको रेगुलर इनकम जनरेट करना है म्यूचुअल फंड से, तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में ग्रोथ स्कीम लेके आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। आप डिविडेंड प्लान बिल्कुल भी ऑप्ट मत कीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी टैक्स फ्रेंडली नहीं होता और इससे हो सकता है कि आपका नुकसान ही हो जाए। तो आप SWP कीजिए किसी भी नॉर्मल डेट फंड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में। तो दोस्तों समिंग अप, हमें क्या करना चाहिए? अभी तक हमने क्या सीखा कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश पे फोकस करना चाहिए, विच इज डाइवर्सिफिकेशन, इवेल्युएटिंग रिस्क एबिलिटी एंड टाइम फ्रेम। हमें एक अर्जुन की तरह गोल होना चाहिए और हमें पांडवों की तरह 5-6 स्कीम में ही 5-6 लोग ही पूरा आप
समझ सकते हैं, क्योंकि 5-6 स्कीम में हमारा पूरा फाइनेंशियल गोल मीट हो जाएगा, तो हमें पोर्टफोलियो बढ़ाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमें द्रोणाचार्य की तरह समय समय पर रिव्यू भी करना है हमारा स्कीम कैसा, और जैसे कृष्ण जी ने कहा है कि अपने पैसों को थोड़ा टाइम दीजिए और पेशेंस रखिए। सो जाते जाते दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको, अगर आपको और डिटेल्स चाहिए मेकिंग मनी थ्रू म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो आप अपना एग्जीबिशन एरिया विजिट कीजिए, या तो nishant@cafemutual.com में मुझे लिखिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन थॉरली। विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग जर्नी। प्लीज डू रिमेंबर टू कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच। ओके निशांत, दैट वाज अ वेरी सिंपल प्रेजेंटेशन। आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए और आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग क्या होती है बहुत अच्छे ढंग से समझाया। लेकिन मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है जी। ये कि अगर म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ मैंने सुना है कि वो किस तरीके का स्पॉन्सर होता है म्यूचुअल फंड का है, क्या गवर्नमेंट वाला ज्यादा अच्छा होता है, प्राइवेट वाला ज्यादा अच्छा है, आपकी क्या सोच है? तो म्यूचुअल फंड में प्रेम ऐसा ऐसा कुछ है नहीं कि आप गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि फंड मैनेजर जो होता है उस पे और इन्वेस्टमेंट फिलोसफी ऑफ द फंड हाउस पे डिपेंड करता है। तो या तो गवर्नमेंट और प्राइवेट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू निशांत, थैंक यू। और आपको आपकी किताब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।